हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है वो एक ही चैप्टर काउंट होता है, अलजेब्रे का पार्ट है ये। लेकिन क्योंकि हमारी बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे कोई भी और टेक्स्ट बुक हम देखें, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आज हमने एक अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट क्या है आज हम वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट के साथ एक चीज़ हमेशा याद रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। हम थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पहले बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ऑर्डर या तो 1/1 हो या 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 एंड सो ऑन। इन ऑर्डर्स की मैट्रिसेस को तुम जानते ही हो कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करने लगे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर होता है, एक स्केलर। बेसिकली ये एक स्केलर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक नंबर होता है, स्केलर होता है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो वो नंबर कौन सा होता है वो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है, A = 1/1 मैट्रिक्स है, अगर ये 5, तो इसके साथ रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। ए मैट्रिक्स के दोनों तरफ ये मॉडुलस जैसा साइन लगा देंगे। मैट्रिक्स के केस में ये मॉडुलस नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है। तो 1/1 मैट्रिक्स जो होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो वही नंबर होता है जो इसमें लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। बी एक मैट्रिक्स हमने 2/2 ले ली, 3 1 2 5, ये एक मैट्रिक्स है। तो B का डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो नंबर B मैट्रिक्स के साथ जो एसोसिएटेड है वो कौन सा होगा? कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई तो याद होगा तुमको, जो तुम 10th क्लास में करते थे। तो तुमने क्या करना है, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस लगाया, फिर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया 13। तो बी मैट्रिक्स जो है उसके साथ रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट है वो 13 है, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ रिलेटेड ये हो गया। तो तुम्हें 2/2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 3/3, जिसका कि बार बार तुम्हें क्वेश्चन भी आएगा और बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा। हम फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, मान लो 1 -1 3 4 2 -6 5 0 3। ये एक 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे हल करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं वो 3/3 के ही आएंगे। तो ऑब्वियसली हम C का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं इस तरह। तो हम वैसे तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बड़े तरीके हैं, इस रो से, रो 2 से, रो 3 से, चाहे कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, कैसे भी एक्सपेंड कर लो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा 99.9% क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, एक्सपेंड करने का मेथड है, मैं वो कराऊंगा, वो है रो 1 से। तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करना कैसे होता है देखो। रो 1 का ये एलिमेंट लिखा हमने, साथ में एक 2/2 डिटर्मिनेंट बना लिया, 2/2 डिटर्मिनेंट। इस रो को छोड़ दिया और इसी कॉलम को छोड़ दिया। पहली रो पहले कॉलम को छोड़ के ये 4 नंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो लिख लिए, 2 0 -6 3। फिर ये जो -1 है हमने माइनस लगाया और ये नंबर लिखना है, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। और फिर एक 2/2 डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ये वाली रो और यही वाला कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने।
तो कौन से 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं? 4 5 -6 3, 4 5 -6 3, और फिर 3 रो 1 का आखिरी एलिमेंट, ये रो पहली और ये कॉलम छोड़ दो तो हमें ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 4 5 2 0। ये सॉल्व करना है, ये हमें डिटर्मिनेंट देगा। एक बार फिर देख लो, पहले वाला नंबर लिखा, वो रो और वो कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट दिख रहे थे हमने वो लिख दिए, फिर बीच वाले नंबर का साइन चेंज किया, वो लिखा, और फिर वो रो और कॉलम छोड़ के जो हमें 4 नंबर दिखाई दे रहे थे वो लिख लिए, फिर तीसरा एलिमेंट लिखा और वो रो और वो कॉलम छोड़ दिया जिसमें वो है नंबर, और फिर जो 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे थे वो हमने लिख लिए। अब ये ब्रैकेट में बदल जाएगा डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये बिल्कुल वही हो जाएगा जैसे कि हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही करना है, ये मल्टीप्लाई 6 माइनस 0 प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस ये माइनस 30 हो जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा इसका, प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट 0 माइनस 10। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल है नहीं, तो मैं समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। बस ध्यान ये रखना है कि बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता होता है। तो 1 × 6 6 प्लस ये 42 × 1 42, ये माइनस का 30 3 × -10, तो कितना हो गया 48 माइनस 30। तो C का डिटर्मिनेंट जो है वो हो गया 18। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब अगर 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, रो के एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेंट बनने की बजाय 3/3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। वैसे वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता होता 4/4 का, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा हो देखने का, सॉल्व करने का, कि हाँ भाई हम सॉल्व करके देखेंगे, तो तुम देख सकते हो। यहाँ वो रो और वो कॉलम छोड़ के, जैसे यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेंट बन रहा है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हुई 4/4 तो यहाँ पे 3/3 बनेंगे। फिर 3/3 को सॉल्व करो और उसके बाद यहाँ पे पुट करो, और उस तरह से होगा। थोड़ा लेंथी हो जाता है मेथड, लेकिन फिर भी सॉल्व इसी मेथड से होगा। तो ये तो था हमारा डिटर्मिनेंट के कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब एक मैट्रिक्स के बारे में एक बात बताता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? सिंगुलर कहा जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है उसको। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा मैट्रिसेस को लेके, और वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस माइनर कोफैक्टर को लेके 2 मार्क के और 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो और वैसे भी ये जो माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस के लिए, तो ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स है, मान लो हम 2/2 का एग्जांपल पहले ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, हमने बनाई 2 1 4 6, और अब माइनर जो होते हैं एक मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं, अभी मैं करके बताता हूँ फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा। जितने एलिमेंट हैं उतने ही माइनर्स होंगे, जितने एलिमेंट हैं
उतने ही कोफैक्टर होंगे। जिस तरह से कि हम ए की मैट्रिक्स को जनरली ऐसे लिखते हैं, तो माइनर्स को ऐसे लिखा जाता है और कोफैक्टर को ऐसे लिखा जाता है। M फॉर माइनर, C फॉर कोफैक्टर, और हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर और एक अपना कोफैक्टर होता है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 का माइनर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो उस माइनर को लिखूँगा A11, क्योंकि मैं उस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहा हूँ जो कि A11 है इस मैट्रिक्स में। A11 का माइनर M11। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो नंबर बच गया वो इसका माइनर है। अब मैं माइनर अगर A12 का देखूं, इस प्लेस का या 1 का माइनर देखूंगा मैं, तो कितना आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा? 4 आ गया। फिर 2 1, इस पोजीशन पे जो नंबर है इसका माइनर अगर मैं देखूंगा तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे, तो यही मैंने छोड़ देना है, तो 1 आ गया। और 2 2 यानी उस पोजीशन पे जो नंबर है, 2 2 पोजीशन पे जो नंबर है यानी 6, इसका माइनर अगर मैं देखूं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दूंगा और जो बचा वो उसका माइनर है। तो ये चारों माइनर आ गए। क्वेश्चन कैसे आता होता है? तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी होगी और तुमको इसमें से कोई भी एक पूछ लिया जाएगा, या ये चारों ही पूछ लिए जाएंगे, तो वो 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने कहा कि माइनर और साथ में कोफैक्टर भी, तो हम कोफैक्टर भी देख लेते हैं। तो कोफैक्टर क्या है? मैं क्या करूँगा, कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हम -1 की पावर पहले लगाएंगे इन दोनों नंबरों का। ये कितने कितने नंबर हैं? ये एक 1 है और दूसरा भी 1 है, तो मैं इन दोनों का सम यहाँ लिख दूंगा -1 की पावर में, और फिर मैं वो नंबर लिखूंगा जो माइनर के लिए लिखा था, बिल्कुल माइनर ही कैलकुलेट करूंगा उसके बाद। तो ऑब्वियसली 6 आएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के। मतलब अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले के तौर पे बताऊं तो CIJ क्या होता है? -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये होता है हमारा जो कोफैक्टर का फॉर्मूला है। तो अगर तुम्हें माइनर आते होंगे तो कोफैक्टर भी आते होंगे, और कोफैक्टर आते होंगे तो तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर के एंड में आएगा, जो 6 नंबर का पेपर में आता ही है, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, CBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो। इस चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है ना, वो डिटर्मिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ते हैं, इसलिए कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखो -1 की पावर 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो ये 6 हो गया। अब C12 यानी -1 की पावर 1 + 2, इन्हीं दोनों नंबरों का जोड़ यहाँ लिखना है -1 के ऊपर। तो हमने क्या करना है? अब माइनर उठा लेना है। ये C12 के लिए M12 उठाया 4, तो ये -4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब माइनस होता है और 4 इधर आ गया। उसके बाद C22 -1 पावर 2 + 2, और साथ में M22 उठाओ, वो है 2, तो ये भी 2 आ गया। क्यों? क्योंकि -1 की पावर 4 हो गया। और C21 -1 की पावर 2 + 1, और M21 उठाओ 1, तो ये हो गया -1। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब हो गया ये। तो बेसिकली कोफैक्टर्स और माइनस में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है, और वो भी कब होता है प्लस माइनस का फ़र्क? जहाँ पैर में नंबरों का जोड़ ऑड बनता हो। जब पैर में नंबरों का जोड़ इवन बनता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो ये मेरी बात शायद तुम समझ गए होगे। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि Cij इज इक्वल टू Mij इफ I प्लस j इज इवन, Cij इज इक्वल टू माइनस Mij इफ I प्लस j इज ऑड। बस ये है फ़र्क। ये जो चीज़ें तुमने याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि Cij और Mij में सिर्फ एक प्लस माइनस का फ़र्क होता है। या तो वो Cij को फैक्टर जो है वो माइनर के बराबर ही होगा, लेकिन अगर पैर में नंबरों का जोड़ बराबर हुआ तो, और को फैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा अगर पैर में जो नंबर है उनका जोड़ ऑड हुआ। ये ऑड और इवन पे डिपेंड करता है, बस ये ध्यान रखना। तो अब हम 3x3 मैट्रिक्स का निकालते हैं, क्योंकि तुमको आगे जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो भी को फैक्टर यूज़ करने, को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम को फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हम माइनर तो कैलकुलेट कर ही रहे होंगे। तो एक मैट्रिक्स हम 3x3 बना लेते हैं, 1 2 3 3 1 0 4 3 2। ये एक मैट्रिक्स हमने बना ली। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ थोड़ा सा अगर हम जनरली इस मैट्रिक्स को लिखें तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ये सभी 9 के 9 एलिमेंट्स के अलग अलग कोफैक्टर कैलकुलेट हमने करने हैं। तो हम कोफैक्टर सबसे पहले C11 फाइंड आउट करते हैं। तो C11 देखो, -1 के ऊपर पावर, या तो याद रख लो कि -1 के ऊपर पावर हमने क्या करनी है, पॉजिटिव 1 + 1 लगानी है, या फिर ये याद रखो कि अगर तो I प्लस जे यानी पैर में नंबरों का जोड़ इवन है तो हमने उसको माइनर ही लिखना है, और अगर I प्लस जे ऑड नंबर बन जाता है इन दोनों के, ये जो नंबर आया नीचे, तो हम नेगेटिव पहले लगा देंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखो A11, अब 1 + 1 2 होता है जो कि इवन है, तो इसलिए हम माइनर ही लिखेंगे। तो माइनर कैसे लिखते हैं या कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 3 0 2, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 3 0 2, और इसको कैलकुलेट करना है हमने, 2 - 0 तो 2। उसके बाद C12, अब देखो 1 2 क्या है, 1 2 1 + 2 3 यानी ऑड नंबर बन गया, तो हम पहले माइनस लगाएंगे फिर हम वो नंबर लिखेंगे। तो 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो तुम्हारे पास ये 4 नंबर रह गए, 3 4 0 2 3 4 0 2। तो हमने कैलकुलेट किया 6 - 0, तो माइनर तो ये है, और कोफैक्टर कैसे चेंज हुआ, माइनस लगने के बाद। क्यों, क्योंकि 1 + 2 3 ऑड नंबर बन गया, तो -6 आ गया। ये जो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता M11 तो वो 2 आता, और अगर मैं कैलकुलेट करता M12 तो वो 6 आता, क्योंकि हम -1 की पावर साथ में नहीं रखते माइनर्स में, लेकिन कोफैक्टर्स में रखते हैं। लेकिन उसको भी -1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें कि पैर में नंबरों का जोड़ इवन है या ऑड। चलो अब हम C13 फाइंड आउट करते हैं। अब देखो 1 + 3 कितना है, इवन नंबर, 1 + 3 इवन है 4, तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 1 3 लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 4 1 3 3 4 1 3 इज इक्वल टू, देखो 9 - 4 9 - 4 5 आ गया। तो ऐसे ही हर एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और लूँगा कोफैक्टर के लिए। मान लो C32, अब 3 + 2 कितना है 5, जो कि एक ऑड नंबर है तो माइनस लग जाएगा, और 3 2 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया हमने, तो 1 3 3 0 बच जाएगा, 1 3 3 0। एक बार फिर देख लो,
वही रो छोड़ दी मैंने जो यहाँ लिखी है और वही कॉलम छोड़ दिया जो यहाँ लिखा है। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो 1 3 3 0 बचा। तो 0 -9, देखो 0 -9, ये -9 है अपने आप में, एक माइनस और है तो माइनस ऑफ -9 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से बच्चों सारे एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स और माइनस तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम समझ गए होगे कि कोफैक्टर और माइनर कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन फाइंड x। तो ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आसानी से आ सकता है पेपर में। अगर तो ये मैट्रिसेस होती तो x 4 के बराबर होता, दिखाई दे रहा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट लिखने की वजह से ये एक नंबर बन गया जिसको अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन 3x 1 1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। तो 3 माइनस x, ये नंबर बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, इक्वल टू यहाँ पे क्या बना 3 माइनस 8। तो 3 माइनस x इक्वल टू माइनस का 5। अब ये 3 भी उधर चला गया, माइनस x इक्वल टू -5 माइनस 3, यानी माइनस x इक्वल टू -8, x इक्वल टू 8। तो ये सॉल्व हो गया। तो देखो x कितना आया 8, जबकि मैट्रिक्स के तौर पे अगर हम इसको देखें तो x 4 के बराबर होता। अगर ये मैट्रिसेस होती, देखो बहुत ध्यान देना इस बात का कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क होता है। मैट्रिक्स जो होती है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो तो नेटवर्किंग है, नेटवर्क ऑफ नंबर्स, जो नंबर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट यानी सीधी लाइनें लगा के डिटर्मिनेंट बना देते हैं मैट्रिक्स का, तो वो एक स्केलर बन जाता है, एक इकलौता नंबर, और उसको कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं। तो इस तरह से हमें x इक्वल टू 8 मिल गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इफ़ मैट्रिक्स A इज़ 2 -1 3 2, एक 2x2 मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसका मतलब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें a को, पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें, तो अगर हम a का डिटर्मिनेंट पहले निकालें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर बराबर आएंगे। ये वेरीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू 2 -1 3 2। यहाँ से हम a डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 + 3 7 आ गया। 4 माइनस ऑफ -3 मीन्स +3। अब हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज 4 डिटर्मिनेंट a कितना है 28, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ 2a इज इक्वल टू 2a का मतलब है हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, 4 - 2 6 4। तो 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखो 16 + 12, 16 + 12 इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। 2a का डिटर्मिनेंट भी 28, 4 डिटर्मिनेंट a भी 28। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। ये हमारा हो गया साबित। अब ये क्यों हुआ, एक बात वैसे मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, उसके बाद ये तुम्हें क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया पहले ही मैं दे देता हूँ। देखो जब भी 2 से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के केस को देखें, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है, देखो जैसे मैंने पहले लिखा है ये डिटर्मिनेंट है, अगर हम ये कहेंगे ना कि हम इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम या तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करेंगे।
तो डिटर्मिनेंट के केस में क्या हो रहा है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बना लें तो ये रो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये रो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि मैट्रिक्स से 2 को मल्टीप्लाई किया है तो चारों ही एलिमेंट यानी दोनों रोज 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया। ये तुम्हें चाहे अभी मुझे लगता है पूरी तरह शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं फिर एक बार इस बात का जिक्र करूंगा कि ये क्या चीज़ है, और तब हम 3x3 मैट्रिक्स को भी लेंगे और देखेंगे कि वो कितने टाइम्स होता है, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सारा क्या चक्कर है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि डिटर्मिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो वैसे तो मैं बताऊं कम से कम 12-13 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूंगा सिर्फ जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में काम आएंगी, जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि जो बाकी छोटी मोटी और प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी वो जब तुम ये एक्सरसाइज पूरी कर लोगे तो अपने आप समझ जाओगे। तो मेन प्रॉपर्टीज़ मैं करा रहा हूँ जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इफ़ A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि A का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे A का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, सेम ही आ जाता है। ये तुम अपने आप चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 या 3x3, उसका ट्रांसपोज कर लो और दोनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इफ़ एनी 2 रोज या कॉलम्स, अब रोज और कॉलम्स को मैं इकट्ठा ही मान के चलूँगा, चाहे जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो रोज़ के साथ करो चाहे कॉलम के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम पहली प्रॉपर्टी में देख रहे हो कि ट्रांसपोज करके भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो चाहे तुम ऑपरेशंस को रोज़ के हिसाब से यूज़ करो चाहे कॉलम्स के हिसाब से, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बाय माइनस साइन। अब मैं यहाँ पे पूरी लाइन जो है वो क्या होगी कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट ही है ऑब्वियसली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी डिटर्मिनेंट की कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दिए तो उनका जो वैल्यू होगी वो सिर्फ नेगेटिव से बदलेगी। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है तो रो या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज करने के बाद वो -5 हो जाएगी, या अगर -10 है तो वो 10 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 3x3 एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। डिटर्मिनेंट को अक्सर हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, 2 1 3 0 2 1 5 6 7, ये एक डिटर्मिनेंट है। और एक और मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, ये डिटर्मिनेंट 1, ये डिटर्मिनेंट 2। कोई भी 2 रोज चेंज कर देते हैं हम, मान लो रो 1 और रो 2 को चेंज कर दिया, 0 2 1 2 3 2 1 3, सॉरी ये 1 आएगा, 5 6 7। देखो मैंने क्या किया, रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया, थर्ड रो वहीं की वहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो ये वैल्यू रहेगी वो दूसरे की नेगेटिव आएगी। जो यहाँ पे सॉल्व होके आएगा ना, मान लो यहाँ सॉल्व होके 10 आ गया तो यहाँ -10 आएगी वैल्यू, अगर यहाँ पे -20 आ गया तो यहाँ 20 आ जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये कैलकुलेट करके तुम देख सकते हो। अगली प्रॉपर्टी है, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगी। फॉर एग्जांपल हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 4 3 2 1 -10 9 और 4 3 2। मैंने क्या किया, मैंने 2 रोज सेम कर दी। अब इसको कैलकुलेट करके देखना, तुम्हारे पास 0 आएगा। कैलकुलेट करके देखना अपने आप। मैं तो चाहता हूं कि तुम ये कैलकुलेट खुद करके देखो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये 0 आएगा क्योंकि 2 रोज तुम्हारी आइडेंटिकल हो गई। फिर इसी तरह अगर मैं ये 2 कॉलम, कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल कर देता तो भी डिटर्मिनेंट 0 ही आना था।
तो ये प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। यानी अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी उतने टाइम्स, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल लें, चलो एग्जांपल के लिए मैं एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ 7 - 1 5 6 4 3 2 0 1। अब एक और डिटर्मिनेंट बनाता हूं मैं, डिटर्मिनेंट 2। ये 1 था, ये 2। मैं ऐसा करता हूं, किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसको करूं? चलो रो 1 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 - 2 10 6 4 3 2 0 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रो 1 को हमने ट्वाइस कर दिया। तो तुम ये देखोगे कि जो डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगी डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू से। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाती। चाहे कोई भी रो होती, चाहे कोई भी कॉलम होता, ये प्रॉपर्टी स्टैंड करती। तो ये भी तुम अपने आप कैलकुलेट करके देखना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह समझ लो क्योंकि इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम, स्केलर मल्टीपल ऑफ रो और कॉलम क्या हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो रो है ये इस रो की स्केलर मल्टीपल बना दी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, इज एडिड टू अनदर रो और कॉलम, और मैं इसी को कहीं किसी और रो में, रो 2 या रो 3 में ऐड कर दूं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक बार फिर समझ लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कोई भी एक नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दें 2 या 3 या 4, और फिर उस रो को किसी और रो में या उस कॉलम को किसी और कॉलम में ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम खुद कैलकुलेट कर लेना। मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया 2 1 3 4 2 5 6 3 4। अब मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट 2 कैसे मैं बनाऊंगा, डिटर्मिनेंट 2 में बनाऊंगा रो 2 को चेंज करके। रो 2 में मैं 3 टाइम्स रो 1 ऐड करूंगा। रो 1 को मैं पहले 3 टाइम्स करूंगा और फिर रो 2 में ऐड कर दूंगा। इससे तुम्हें थोड़ा सा पुराना याद आ रहा होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन याद आ रहे होंगे तुमको। तो ये भी वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। और डिटर्मिनेंट 2 में बना देता हूँ। देखो रो 1 को हमने क्या किया, चेंज नहीं किया, 2 1 3। रो 2 को चेंज कर रहा हूँ मैं। रो 2 में क्या करना है, पहले रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ प्लस कर दो, तो ये 6 बन गया, 6 + 4 10, फिर 3 + 2 5, देन 9 + 5 14, और रो 3 सेम 6 3 4। तो मैंने क्या किया, मैंने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में जोड़ दिया, रो 2 को चेंज कर दिया। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू सेम ही आ जाएगी। ये चीज़ तुम अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और ऐसा मैं किसी भी नंबर को लेकर, किसी भी 2 रोज़ को लेकर या किसी भी 2 कॉलम्स को लेकर करूं, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है, देखो आसान है समझनी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कोई सारी की सारी रो या कोई सारा का सारा कॉलम अगर 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट भी 0 ही निकलेगा। जैसे कि हम एक डिटर्मिनेंट अगर बनाएं 7 6 5 0 0 0
10, 12, 13, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। बहुत आसान है। चाहे मैं एक रो 1 बनाऊं, चाहे रो 2 0 0 0 हो, चाहे रो 3 0 0 0 हो, ऐसे ही चाहे कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 पूरा का पूरा 0 पड़ा हो, तो तुम बगैर एक्सपेंड किए, कैलकुलेट किए भी उसको 0 लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार यूज़ होती है। इफ़ ए इज़ एनी डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी थी? तो मैट्रिक्स के जो इंट्रोडक्शन थी उसमें जो पहला टॉपिक था मेरा, पहला वीडियो, उसमें जाके तुम देख सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे अपर ट्रायंगुलर चाहे लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, then its determinant is equal to the product of its diagonal elements। तो डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर आएगा उस मैट्रिक्स का? वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बराबर ही बनेगा। फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं ए को, 2 0 0 0 5 0 0 0 1, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं बगैर कैलकुलेट किए ही इसको 10 के बराबर लिख सकता हूँ ए के डिटर्मिनेंट को। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 10 के बराबर है। अच्छा, अगला एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3 4 6 0 1 5 0 0 2, ये मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि लोअर ट्रायंगल जो है उसमें 0 0 0 है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी तुम्हें 3 × 1 × 2 यानी कि 6 आ गया, ये पता लग जाएगा। और इसी तरह चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, ये अपर ट्रायंगुलर है, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो बच्चों, आज मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में तुमको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस मैंने कर ली हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम जानते ही हो ना, हर एक वीडियो में कहाँ से मिलता है मेरा असाइनमेंट? बिल्कुल सही, डिस्क्रिप्शन में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है मेरे वीडियो की, उसके लिंक को क्लिक करके तुम्हें आज का असाइनमेंट मिलेगा, वो सॉल्व करो। और हम इन प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, वो मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगा। तो अगर मेरा ये एफ़र्ट तुम्हें पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना भाई, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक समझाने में कामयाब हो पा रहा हूँ। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर भी कर देना जिनको ज़रूरत हो। और अगर तुम्हें मेरे बाकी के देखने हैं वीडियोज़, बाकी क्लासेस अटेंड करनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसे थोड़ा ना लगते हैं। तो सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो, क्योंकि हमारी टैगलाइन हमेशा याद रखना, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। थैंक यू।